10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक संचयन से ये पाठ आप सबके सामने पेश है। पाठ का नाम है टोपी शुक्ला और ये इस पाठ का मुख्य जो आप कह सकते हैं हीरो है, नायक है और आपको पाठ में इन्हीं के विषय में ज़्यादा जानकारी मिलेगी। टोपी शुक्ला जो है वो एक बालक है और बालक जो है उसका मन मस्तिष्क जो है वो क्या सोच रहा है जब घर परिवार से उसको एक अच्छा व्यवहार नहीं मिलता है और वो फिर बाहर जो है लोगों में अपनापन ढूंढता फिरता है। तो घर परिवार में जब बच्चे को एक ऐसा व्यवहार नहीं मिलता जैसे कि वो उम्मीद करता है, जिसे वो अपने अंदाज में समझता है कि यही प्यार है, यही तवज्जो है, तो बच्चा जो है उसको ऐसा लगता है कि जीवन में उसे कोई प्यार नहीं करता है। तो एक तरीके से उसके मन पर जो असर होता है उसको दिखाया गया है। बच्चा क्या सोचता है, उसका जो व्यवहार है, मन मस्तिष्क है, जो उसके विचार में बदलाव है, वो क्या सोचता हुआ दिखता है यहाँ पर। और किस तरीके से जो वो जिस प्यार की उम्मीद घर परिवार वालों से वो उम्मीद करता है, अगर उसको घर परिवार से नहीं मिलता तो किस तरीके से वो दूसरे लोगों से वो उसको दूसरे लोगों में वो देखता है। तो यही चीज़ें जो है पाठ में आपको देखने को मिलेंगी और पाठ को शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इफ़न के बारे में कुछ जान लेना इसलिए ज़रूरी है कि इफ़न जो है वो टोपी का पहला दोस्त है। यहाँ पर दो कैरेक्टर अभी बात की जा रही है, एक है इफ़न, दूसरा है टोपी। टोपी जो है मेन लीड है यहाँ पर और इफ़न जो है वो टोपी का दोस्त है। तो इफ़न के बारे में लेखक कह रहे हैं कि बताना बहुत ज़रूरी है टोपी को जानने के लिए। और फिर उसके बाद लेखक कहते हैं कि इस इफ़न को टोपी ने सदा से ही इफ़न कहा है। इफ़न जो है इस बात का बुरा मानता था, परंतु फिर भी इफ़न को पुकारने पर वो बोलता था। यानी टोपी जब भी इफ़न के नाम से पुकारता था, इफ़न को बहुत बुरा लगता था, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस चीज़ को स्वीकार कर चुका होता है और जब भी वो इफ़न करके बुलाता था तो वो उसका जवाब देता था। इसी बोलते रहने में ही उसकी बड़ाई थी। यह नामों का चक्कर भी बहुत अजीब होता है। उर्दू और हिंदी एक ही भाषा है, हिंदवी के दो नाम है। यानी हिंदवी जो है मेन भाषा का नाम है और इसके दो प्रकार कर दिए गए हैं। लोगों ने अपने अपने हिसाब से इसके नाम दे दिए हैं, एक है हिंदी और दूसरा है उर्दू। तो ये इसके ही अब आप कहिए कि ये दोनों फिर अलग चीज़ हो गई क्योंकि इसके दो नाम रख दिए हैं, तो ये आप समझ लीजिए कि हिंदवी ही है और लोगों ने उसके दो नाम दे दिए, हिंदी और उर्दू। तो ये क्या हुआ, ये क्या दोनों को हम अलग मानने लगेंगे? नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो हिंदवी ही है। तो इसी का उदाहरण देते हुए लेखक समझाना चाहते हैं कि लोग अपने तरीकों से, अपने व्यवहार से, अपने जीवन शैली से, तरीकों से अपने में आपस में एक दूसरे में अंतर दिखाते हैं, महसूस कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। परंतु आप खुद देख लीजिए कि नाम बदल जाने से कैसे कैसे घपले हो रहे हैं। नाम कृष्ण हो तो अवतार कहते हैं और मोहम्मद हो तो पैगंबर कहते हैं। नामों के चक्कर में पड़कर लोग ये भूल गए हैं कि दोनों ही दूध देने वाले जानवरों को चराया करते हैं। यहाँ पर अब अगर हिंदू मुसलमान की बात की जा रही है तो फिर ये भी बताने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से कृष्ण को अवतार कहते हैं और मोहम्मद को पैगंबर, वैसे ही दोनों ही लोग जो है दूध देने वाले जानवर भी चराया करते हैं। बकरी है, गाय है। तो इस तरीके से काम सबके एक जैसे ही हैं लोग, लेकिन फिर भी अपने में अंतर दिखाने की बहुत कोशिश करते हैं। दोनों ही पशुपति गोवर्धन और ब्रजकुमार थे। इसलिए तो कहता हूँ कि टोपी के बिना इफ़न और इफ़न के बिना टोपी ना केवल अधूरे हैं बल्कि बेमानी है। इसलिए इफ़न के घर चलना बहुत ज़रूरी है। ये देखना ज़रूरी है कि उसकी आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं चल रही हैं और परंपराओं के पेड़ पर कैसे फल आ रहे हैं। यानी कि हर किसी के आंगन में एक ही जैसी आबो हवा है, बस उनके कह देने मात्र से उनमें भिन्नता आ गई है। परंपरा के पेड़ पर कैसे फल आ रहे हैं, उनकी परंपराओं के जरिए किस तरीके से आगे चीज़ें पनप रही हैं, वो चीज़ें देखने के लिए हम इनके घर चलते हैं। इफ़न की कहानी भी बहुत लंबी है, परंतु हम लोग टोपी की कहानी कह सुन रहे हैं, इसलिए मैं इफ़न की पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा बल्कि केवल उतनी ही सुनाऊंगा जितनी टोपी की कहानी के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर लेखक जो है बता रहे हैं कि इफ़न की कहानी भी बहुत बड़ी है, लेकिन वो यहाँ पर इफ़न की उतनी ही बात करेंगे जितना टोपी की बात को समझाने के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पर इफ़न के विषय में सिर्फ इतना ही बताएंगे लेखक। मैंने इसे ज़रूरी जाना कि इफ़न के बारे में आपको कुछ बता दूँ, क्योंकि इफ़न आपको इस कहानी में जगह जगह दिखाई देगा। ना टोपी इफ़न की परछाई है और ना इफ़न टोपी की। ये दोनों दो आज़ाद व्यक्ति हैं। इन दोनों व्यक्तियों का डेवलपमेंट यानी कि विकास
एक दूसरे से आज़ाद तौर पर हुआ है, यानी कि दोनों के ही जो घर माहौल है बिल्कुल एक दूसरे से बहुत अलग है। तो दोनों ही जो है उनका विकास जो है वो पले बढ़े हैं, वो बिल्कुल ही आज़ाद तौर पर हुआ है। इन दोनों का दो तरह की घरेलू परंपराएं इन दोनों के घर में मिलेंगी आपको। इन दोनों ने जीवन के बारे में अलग अलग सोचा है। फिर भी इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट ना टूटने वाला, यानी वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसे हिस्से हैं। कैसे हो गए टोपी और इफ़न एक दूसरे से जुड़ गए हैं, ये पता चलेगा पार्ट में आगे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। मैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात यहाँ पर नहीं करूँगा। मैं ये बेवकूफ़ी क्यों करूँ? क्या मैं रोज़ अपने बड़े या छोटे भाई से ये कहता हूँ कि हम दोनों भाई भाई हैं? लेखक अब ये बताना चाहते हैं, यहाँ पर एक बात आपके सामने पेश कर रहे हैं पाठकों के सामने, कि क्या आपके जो भाई बहन है आपको सुबह शाम उनको बताना पड़ता है ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है? आप हैं, लोग महसूस कर रहे हैं, जिनको पता है वो जान जाएंगे, और नहीं तो आपके व्यवहार से आपको जान जाएंगे कि ये भाई बहन है। बताना नहीं पड़ता है कि आप भाई भाई हैं, तो मैं क्यों बार बार बताऊं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, और ये बात मैं करूं ही क्यों? यदि मैं नहीं कहता तो क्या आप कहते हैं? हिंदू मुसलमान अगर भाई भाई हैं तो कहने की जरूरत नहीं है। यदि नहीं है तो कहने से क्या फ़र्क पड़ेगा? अब लेखक का ये भी मानना है कि अगर आप भाई भाई हैं तो कहने की और बताने की जरूरत क्या है, और अगर नहीं है तो भी बताने से क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं होंगे तो नहीं ही रहेंगे। तो मुझे कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है, यानी कि वो इस बात में तो बिल्कुल नहीं घुसना चाहते कि भाई है या नहीं है। अगर है तो भी बताने की जरूरत नहीं है, और अगर नहीं है तो भी कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं तो एक कथाकार हूँ, यानी एक लेखक हूँ, कहानीकार हूँ। मैं सिर्फ कथा सुना रहा हूँ। मैं टोपी और इफ़न की बात करूँगा। ये इस कहानी के दो चरित्र हैं, यानी कैरेक्टर हैं। एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है, जिसको टोपी शुक्ला यहाँ पर बोला जा रहा है, और दूसरे का नाम सैयद जरगाम मुर्तुज़ा है, जो कि यहाँ पर इफ़न के नाम से जाना जा रहा है। यानी कि टोपी का नाम है बलभद्र नारायण शुक्ला और इफ़न का नाम है सैयद जरगाम मुर्तुज़ा। एक को टोपी कहा गया और दूसरे को इफ़न। इफ़न के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। इफ़न की बात हो रही है यहाँ पे। उसके जो दादा थे और परदादा वो बहुत बड़े प्रसिद्ध मौलवी थे। काफिरों के देश में पैदा हुए हैं, काफिरों के देश में मरे भी, परंतु वसीयत, यानी जो उनकी वसीयत थी, जिस संपत्ति के मालिक होते हैं वो वसीयत करके मरे कि लाश जो है उनकी करबला, यानी जो मुसलमानों की एक प्रसिद्ध स्थल है करबला, वहाँ पर ले जाई जाए। जिस तरीके से आपने देखा कि घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं वो यही कहते हैं कि जो उनकी जन्मभूमि है या फिर जहाँ उनकी इच्छा होती है, वो कहते हैं कि हमको जो है आखिरी हमारी जो यात्रा है वहीं पर ही पूरी की जाए। तो उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक न ली। उन खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ वो बढ़कर इफ़न का बाप हुआ, यानी जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा हुआ इफ़न के घर में वो इफ़न के पापा थे। जब इफ़न के पिता सैयद मुर्तुजा हुसैन मरे तो उन्होंने ये वसीयत नहीं की कि उनकी लाश करबला ले जाई जाए, वह एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफन किए गए। जिस तरीके से इफ़न के जो दादा और परदादा हैं वो करबला में दफन किए गए, लेकिन जो इफ़न के पिता हैं सैयद मुर्तुजा हुसैन, वो मरे तो उन्होंने ये बात की वसीयत नहीं की थी कि उनको करबला ही ले जाया जाए, वो हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में ही दफन किए गए। इफ़न की जो परदादी हैं वो बड़ी ही नमाजी, यानी नमाज पढ़ने वाली बीवी थी, औरत थी। करबला, नजफ, खुरासान, काजमैन और जाने यहाँ कहाँ की यात्रा वो कराई थी, परंतु जब कोई घर से जाने लगता तो वह दरवाजे पर पानी का एक घड़ा जरूर रखवाती थी और माश का सदका भी जरूर उतारती थी। जिस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे हिंदू परंपराओं में कि आपकी नज़र उतारती हैं घर की औरतें, उसी तरीके से यहाँ पर इफ़न के घर का रिवाज है, जहाँ पर उसकी दादी जो है माश का सदका उतारा करती थी। इफ़न की दादी भी नमाज रोज़े की पाबंद थी, यानी कि पंक्चुअल थी वो पूरी। वहाँ पर ये सब में उनका बड़ा मन था और वो बड़े ध्यान से और नियम से किया करती थी। परंतु जब इकलौते बेटे को चेचक निकली, चेचक यानी कि सभी जानते हैं चेचक जिसे यहाँ पर हिंदू माता कहते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े दाने निकल आते हैं और बुखार होता है, तो
जब उनके इकलौते बेटे को चेचक निकली तो वे चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई और बोली, माता मोरे बच्चे को माफ़ कर दो। यानी कि इफ़न जो कि एक आप यहाँ पे शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि मुसलमान है और उनके जो नमाज रोज़े वाले लोग हैं, उसके बाद जब उनको चेचक हो जाता है तो किस तरीके से जो है वो इफ़न की दादी वो ये कहती है कि माता मोरे बच्चे को माफ़ कर दो, यानी वो भी ये मानती हैं। यहाँ पर आप फिर से देखेंगे कि लेखक ने शुरू से ही जो बात कही है कि सब लोग एक ही हैं। अब वो यहाँ पर सडन आपको देखेंगे कि उनके मुंह से निकलता है माता मोरे बच्चे को माफ़ कर दो। तो सबकी आत्मा एक ही है, लोगों ने अपने व्यवहार से अपने आप को अलग दिखाना और साबित करने की सोची हुई है बस। पूरब की रहने वाली थी वो, 9 या 10 बरस की थी जब उनका ब्याह करके वो लखनऊ आ गए थे, परंतु जब तक जिंदा रहीं पूर्वी ही बोलती रहीं, यानी पूर्वी भाषा जो है वो वही बोलती रहीं। पूरब में जो भाषा बोली जाती है उसी का ही उन्होंने हमेशा वो बोला। लखनऊ की उर्दू ससुराली थी, वह तो मायके की भाषा को गले लगाए रहीं, क्योंकि इस भाषा के सिवा इधर उधर कोई ऐसा नहीं था जो उनके दिल की बात को समझता। जब बेटे की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल फड़का, परंतु मौलवी के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता था। यहाँ पर अब इफ़न की दादी की बात हो रही है कि पूर्वी बोलती थी, गाने बजाने का बहुत शौक था, लेकिन जो उनके ससुर लोग थे वो बड़े ही मौलवी थे, तो वो गाना बजाना जो है बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। बेचारी जो है वो दिल महसूस कर रह जाती हैं। हाँ, इफ़न की छठी यानी जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से छठे दिन पर जो है एक रिवाज के तौर पर जब बच्चे के लिए जो है आदमी खुशी जो मनाता है उस पर उन्होंने जी भर कर जश्न मना लिया था। तो उन्होंने तब जी भर कर जो है अपनी तरीके से जश्न मनाने की पूरी कोशिश की थी। बात ये थी कि इफ़न जो है अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था। अब इफ़न जो है वो कब पैदा हुआ, वो अपने दादा के मरने के बाद हुआ और दादा से ही रोक थी। तो जब इफ़न जो है दादा के मरने के बाद पैदा हुआ तो दादी ने खुलकर जश्न मनाया, और जो गाना बजाने पर जो उनके पाबंदी थी उस पर पाबंदी लगाने वाला अब कोई नहीं था। मर्दों और औरतों के इस फ़र्क को ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे बगैर इफ़न की आत्मा का नाक नक्शा समझ में ही नहीं आ सकता। यानी यहाँ पर आप मर्द औरत का जो फासला है ये लेखक इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि ये सारी बातें आपको एक नज़रिए के तौर पर बताया जा रहा है, जिससे कि आप चीज़ें आगे पाठ में जो बताई जा रही हैं वो समझ पाएंगे। तो इसलिए आपको ये सब बातें बताई जा रही हैं कि इफ़न की आत्मा का जो नाक नक्शा है, यानी कि जो एकदम जो उसको डिज़ाइन किया गया भगवान ने, जो बोलते हैं जीन्स आते हैं एक के बाद एक पीढ़ी में आगे बढ़ते चले जाते हैं, वो चीज़ें आपको मिलती हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। इफ़न की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, बल्कि एक ज़मींदार की बेटी थी। अब इफ़न जो कि मुसलमान था और उसके दादा और परदादा लोग जो कि मौलवी थे बहुत बड़े और प्रसिद्ध, लेकिन जो दादी है वो कोई मौलवी की बेटी नहीं थी, वो एक ज़मींदार की बेटी थी। दूध घी खाती हुई आई थी, परंतु लखनऊ आकर वह उस दही के लिए तरस गई जो घी पिलाई हुई काली हाड़ियों में असामियों के यहाँ से आया करता था। बस मायके जाती तो लपड़ शपड़ जी भर के खा लेती। कहने करते कि वो मौलवी की बेटी नहीं थी, एक ज़मींदार की बेटी थी। ज़मींदार के घर में अच्छा खासा खाना पीना था, यानी खाते पीते घर की थी। लेकिन जब वो लखनऊ आ गई, शादी ब्याह हो गया, तो उसके बाद उस दही को खाने के लिए वो तरस गई। अब वो जो काली हांडियों में आसामियों के यहाँ से आया करता था, उनके लिए दही घी ये सब, वो सब तो मिलना उनके जीवन में बंद ही हो गया। अब जब भी वो कभी मायके जाती तो लपड़ शपड़ यानी जो मिलता खा लेती जी भर के, पेट भर के। लखनऊ आते ही उन्होंने फिर मौलविन बन जाना पड़ता था। जैसे ही वो लखनऊ वापस आती मायके से, वैसे ही उनको वो फिर से मौलवी का कैरेक्टर को फिर से अपना लेना पड़ता था मौलवियों की तरह, और उनके घर में उन्हीं रिवाजों की तरह उनको वापस से जीना पड़ता था अपने मियाँ से। उन्हें यही तो एक शिकायत थी कि वक्त देखे ना मौका, बस मौलवी ही बने रहते हैं। यानी कि जो दादी हैं इफ़न की, उनको अपने पति से यानी कि अपने मियाँ से एक ही शिकायत थी, 24 घंटा सिर्फ मौलवी बने रहते थे। ससुराल में उनकी आत्मा सदा बेचैन रहती थी। जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा कि लाश करबला जाएगी या नजफ, तो बिगड़ गई। बोली, ए बेटा, जऊन तुमसे हमरी लाश न संभाली जाए तो हमरे घर भेज दी हो। अब वो पूर्वी भाषा में ही यहाँ पर अपने बेटे से बात कर रही हैं। शुरू में बताया गया कि इफ़न की दादी जो है हमेशा से उन्होंने पूर्वी बोली है, और वो किसी भी मौलवी की बेटी नहीं थी, बल्कि एक ज़मींदार की बेटी थी। अब यहाँ पे बेटे से ये पूछा गया कि आपकी लाश को करबला ले जाना है या फिर नजफ़। तो क्योंकि दादा लोग जो है अपनी वसीयत करके मरे थे कि उनकी लाश को जो है वहाँ पर पहुँचाना है, करबला ही ले जाना है,
तो दादी से भी उनसे उनकी बात मन की पूछी गई। तो वो बोलती है, ए बेटा, जौन तुमसे हमारी लाश ना संभाली जाए तो हमरे घर भेज दी हो, यानी कि अगर तुमसे मेरी लाश नहीं संभाली जा रही होगी तो मेरे घर भेज देना मेरी लाश को। मौत सिर पर थी, इसलिए उन्हें यह याद नहीं रह गया कि अब घर कहाँ है। तो मौत सिर पर थी, यानी कि अब उनका समय बहुत नज़दीक था, इसलिए उन्हें यह बात याद नहीं रह गई थी कि अब घर कहाँ है। घर वाले कराची में हैं और घर कस्टोडियन जो कोई भी प्रॉपर्टी जो अब आपके हक में ना हो, यानी आपके पर्सनल लेवल पर ना हो आपके लिए आपकी, तो वो कस्टोडियन हो जाती है, का हो चुका है। मरते वक्त किसी को ऐसी छोटी छोटी बातें भला कैसे याद रह सकती हैं। उस वक्त तो मनुष्य अपने सबसे ज़्यादा खूबसूरत सपने देखता है। यह कथाकार का ख्याल है, खैर, क्योंकि वह अभी तक मरा नहीं है। यानी लेखक ये कहना चाहते हैं कि वो अभी तक मरे नहीं हैं, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि व्यक्ति जब मरने वाला होता है तो उसको अपने जीवन की सारी चीज़ें याद आती हैं, तो वो बेहतरीन सपने की तरह होता है, वो सब कुछ चल रहा होता है। तो ऐसा वो मान रहा है। असलियत में क्या होता है उसको नहीं मालूम है, क्योंकि वो अभी तक मरा नहीं है। इरफान की दादी को भी अपना घर याद आता है। अब उस घर का नाम कच्ची हवेली था। कच्ची इसलिए कि वह मिट्टी की बनी थी। तो पहले कच्चे घर हुआ करते थे, क्योंकि वो कच्चे घर का मतलब होता था मिट्टी के घर। मिट्टी के घर, और मिट्टी के घर इसलिए होते थे, पक्के घर बनाने का ना तो लोगों के पास इतने पैसे होते थे और ना ही इतना वो उनके पास जरिया था पक्के घर बनाने का। कच्ची इसलिए कि वह मिट्टी की बनी थी। उन्हें दशहरी आम का वह बीजू पेड़, दशहरी यानी जो दशहरी आम होते हैं, लखनवी आम, वो उनकी बात हो रही है यहाँ पे। दशहरी आम का वह बीजू पेड़, बीजू यानी उसका जो बीज है, याद आया जो उन्होंने अपने हाथ से लगाया था और जो उन्हीं की तरह बूढ़ा हो चुका था। यानी दादी को ये भी याद आता है कि किस तरीके से एक दशहरी आम था जिसका पेड़ उन्होंने लगाया था, वो भी आज उनके साथ बूढ़ा हो चुका है। ऐसी ही छोटी छोटी और मीठी मीठी बेशुमार, यानी बहुत सारी अनगिनत चीज़ें जो हैं उनको याद आती हैं। वह इन चीज़ों को छोड़कर भला करबला या नजफ कैसे जा सकती थी। कहने का अर्थ है कि दादी जो है अपनी लाश कहाँ ले जानी है इस बात का निर्णय सुनाने के लिए क्यों भड़क जाती हैं, क्योंकि वो यहीं पर ही पली बड़ी हैं, तो उनके जीवन से जुड़ी हर एक चीज़ जो है वो यहीं पर है। तो वो इतनी दूर करबला या नजफ कैसे जा सकती हैं इन सब चीज़ों की यादों को छोड़कर। वह बनारस के फातमैन में दफन की गई, क्योंकि मुर्तज़ा हुसैन की पोस्टिंग उन दिनों वहीं थी। इफ़न स्कूल गया हुआ था। नौकर ने आकर खबर दी कि बीबी का देहांत हो गया है। इफ़न की दादी बीबी कही जाती थी। जब उनकी इफ़न की दादी की मौत होती है तो वहीं पर ही फातमैन में उनको दफन कर दिया जाता है। मुर्तज़ा हुसैन यानी इफ़न के जो पिता हैं उनकी पोस्टिंग उन दिनों वहीं चल रही थी। तो और उस वक्त पे इफ़न जो है स्कूल गया हुआ था। नौकर ने आकर खबर दी कि बीबी का देहांत हो गया। बीबी यानी कि इफ़न की दादी। तो इफ़न की दादी जो है उनको बीबी कहा जाता था। इफ़न तब चौथी में पढ़ता था, चौथे में पढ़ता था और टोपी से उसकी मुलाकात हो चुकी थी। यानी फोर्थ में था जब इफ़न की दादी मरी और वहाँ पर ही टोपी से उनकी मुलाकात हुई थी। इफ़न को अपनी दादी से बड़ा प्यार था। इफ़न जो है अपनी दादी से बहुत क्या प्यार करता था। प्यार तो उसे अपने अब्बू, अम्मी और अपनी बाजी यानी कि बड़ी बड़ी बहन और छोटी बहन नुजहत से भी था, परंतु दादी से वह जरा ज़्यादा प्यार करता था। अम्मी तो कभी कभार डांट भी मार लिया करती थी, बाजी का भी यही हाल था। अब्बू भी कभी कभार घर को कचहरी बना लेते थे, समझकर फैसला सुनाने लगते थे। नुजहत यानी कि छोटी बहन को अब मौका मिलता कि उसकी कापियों पर तस्वीरें बनाने लगती। बस एक दादी थी जिन्होंने कभी उसका दिल नहीं दुखाया। इफ़न की बात हो रही है यहाँ पर कि इफ़न जो है सबसे ज़्यादा अपनी दादी से प्यार करता था और बड़ी बहन और मम्मी उसे डांट लगा दिया करती थी, पापा उसके कचहरी बना लिया करते थे, छोटी बहन तंग किया करती थी उसकी कॉपी पे चित्र बनाकर। तो इस तरीके से ले देकर जो है दादी है जो कहीं ना कहीं उसका दिल बिल्कुल भी नहीं दुखाती थी। वह रात को भी उसे बहराम, डाकू, अनार परी, 12 बुर्ज, अमीर हमजा, गुल बकावली, हातिम ताई, पंचफुल्ला, रानी की कहानियाँ, ये सारी कहानियाँ उसको सुनाया करती थी। सोता है संसार, जागता है पाक परवदिगार, आंखों की देखी नहीं कहती, कानों की सुनी कहती हूँ कि एक मुल्क में एक बादशाह रहा। अब यहाँ पर जो है दादी कहानी जब सुनाती थी तो यूं शुरू करती थी कि सोता है संसार, जागता है पाक परवदिगार, आंखों की देखी नहीं कहती, कानों की सुनी कहती हूँ। कहानियाँ तो ऐसी होती है जो देखी नहीं हुई होती है, बस सुनी हुई होती हैं। कि एक मुल्क यानी कि एक मुल्क था,
एक देश था जहाँ पे एक बादशाह रहा। तो इस तरीके से वो अपनी पूर्वी भाषा में ऐसे कहानी सुनाना शुरू करती थी। दादी की भाषा पर वह कभी भी नहीं मुस्कुराया। उसे तो अच्छी भली ही लगती थी, परंतु अब्बू नहीं बोलने देते थे। और जब वह दादी से इसकी शिकायत करता तो वह हंस पड़ती। आ मोरा का है बेटा, अनपढ़ गवारन की बोली तू काहे को बोले लगी हो? तू अपने अब्बा की ही बोली बोलियो। बात खत्म हो जाती और कहानी शुरू हो जाती। कहने का अर्थ है कि क्योंकि जो इफ़न और इफ़न के पिता हैं, उसके दादा परदादा, ये सब अपनी उर्दू बोला करते थे, लेकिन उसकी दादी उर्दू बोलने की बजाय पूर्वी भाषा बोला करती थी। और घर के लोग यानी कि इफ़न के पिता ये बात पसंद नहीं करते थे। और फिर इस तरीके से इफ़न की दादी भी बोलती थी कि बेटा तुम तो अपने अब्बा की ही बोली बोलोगे, मेरी बोली क्यों बोलने लगोगे? और वो बोली उनसे नहीं छूटती थी, क्योंकि उनके मायके से ही वो बोली वो बोलती चली आ रही थी। एक वही अपनापन दे रही थी उनकी दादी को। तो इसलिए उन्होंने अपनी ससुराल की कभी भी बोली को अपनाया नहीं। और इस तरीके से बात में खत्म हो जाती और कहानी शुरू हो जाती। लेकिन इफ़न को कभी भी अपनी दादी की भाषा से कोई समस्या नहीं थी, वो तो उसको अच्छी ही लगती थी। अगर किसी को समस्या होती थी तो वो उसके पिता को होती थी। ता ऊ बादशाह काकहिस की तुरंते एक ठो हिरन मार लिया वा। तो कहानी फिर शुरू हो जाती है। दादी कहती है ताऊ, तो फिर वो बादशाह जो है वो कहता है कि तुरंत एक ठो हिरन को यानी एक हिरन को तुरंत मार लाओ। यही बोली टोपी के दिल में उतर गई थी। ये जो बोली बोला करती थी इफ़न की दादी, अब क्योंकि इफ़न से दोस्ती हो चुकी है टोपी की, टोपी जो है उसकी दादी से मिल चुका है, यही बोली जो है टोपी के दिल में उतर जाती है। और ये बात जब टोपी के दिल में उतर जाती है तो वो अब इफ़न की दादी को पसंद करता है। यानी उसको अपनी दादी से ज़्यादा इफ़न की दादी अच्छी लगती है। इफ़न की दादी उसे अपनी माँ की पार्टी की दिखाई दी। अपनी दादी से तो उसे नफरत थी, नफरत। जाने कैसे भाषा बोलती थी। इफ़न के अब्बू और उसकी भाषा एक थी। वह जब इफ़न के घर जाता तो उसकी दादी ही के पास बैठने की कोशिश करता था, क्योंकि इफ़न की दादी टोपी को बहुत अच्छी लगती। इफ़न की अम्मी और बाजी से वह बातचीत करने की कभी कोशिश भी नहीं करता था। यानी इफ़न की मम्मी से और उसकी बड़ी बहन से तो वो कभी बात करने की कोशिश भी नहीं करता था। दादी ही अच्छी लगती थी तो दादी के पास ही जाकर बैठता था। वे दोनों अलबत्ता उसकी बोली पर हंसने के लिए उसे छेड़ती, परंतु जब बात बढ़ने लगती तो दादी बीच बचाव करवा देती। यानी इफ़न जो है, इफ़न का दोस्त यानी टोपी जो है वो वही बोली बोलता था जो इफ़न की दादी बोलती थी। और उसकी बोली पर टोपी को उस इफ़न की जो मम्मी है और उसकी जो बड़ी बहन है बहुत छेड़ा करती थी। और जब वो छेड़ती तो उसकी दादी ही जो है बीच बचाव करवाने आती थी। तय काहे को जाते उस सबन के पास मुंह पिटावे को झाड़ू मारे, चल इधर आ। यानी अब दादी जब बीच बचाव करती हैं तो वो टोपी को बोलती है कि तुम उधर क्यों जाते हो उन सबके पास अपना मुंह पिटाने के झाड़ू मारे, यानी कि अपनी बेइज्जती करवाने के लिए। चल इधर आ, यानी अब इधर आओ। वह डांट कर कहती, परंतु हर शब्द शक्कर का खिलौना बन जाता, अमावट बन जाता। अमावट यानी आम के रस से बनता है, आम के रस से। तिलवा यानी तिल से बना हुआ, तिल और गुड़ से बना हुआ जो मीठा होता है, तिलवा बन जाता। और वह चुपचाप उनके पास चला जाता। यानी अमावट और तिलवा की तरह टोपी को इफ़न की दादी की बातें मीठी लगती, खट्टी लगती, अच्छी लगती। तोरी अम्मा का का तोरी अम्मा का कर रही, दादी हमेशा यही से बात शुरू करती। यानी टोपी जब भी दादी के पास आता तो उनकी बात यहीं से शुरू होती, तोरी अम्मा का कर रही, यानी तुम्हारी अम्मा क्या कर रही है। पहले तो वह चकरा जाता कि अम्मा क्या होता है, यानी कि उनके यहाँ अम्मा नहीं बोला जाता था, तो वो इस बात को नहीं समझ पाता कि वो अम्मा किसको बोल रही हैं। फिर वो समझ गया कि माता जी को, यानी माँ को जो है वो उनकी अम्मा बोलना बता रही हैं यहाँ पर। यह शब्द उसे अच्छा लगा, अम्मा। वह इस शब्द को गुड़ की डली की तरह चुभलाता रहा। अम्मा, अब्बू, बाजी। यानी टोपी जब इफ़न की दादी के पास जाता तो उनकी सारी बातें उसे मीठी लगती, अच्छी लगती, क्योंकि वो उसको प्यार करती थी। और फिर धीरे धीरे उसने वहाँ पर अम्मा शब्द सीख लिया, अब्बू सीख लिया, बाजी सीख लिया। फिर एक दिन गजब हो गया। डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला नीले तेल वाले के घर में भी 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी। यानी खाना मेज कुर्सी पर होता था, लगती तो थालियाँ ही थी परंतु चौके पर नहीं। यानी यहाँ पर अब टोपी शुक्ला के घर की बात हो रही है। वहाँ पर बहुत ही अप टू डेट मामला था सारा। मेज कुर्सी कुर्सी पर यानी डाइनिंग टेबल पर खाना होता, लगती थालियाँ ही थी
यानी अपडेटेड में प्लेट्स वगैरह नहीं लग रही थी, थालियाँ ही होती थी, लेकिन चौके पर खाना नहीं खाते थे लोग, अपना मेज कुर्सी पे ही खाना करते थे। उस दिन ऐसा हुआ कि बैंगन का भुर्ता उसे जरा ज़्यादा अच्छा लगा। राम दुलारी खाना परोस रही थी। टोपी ने कहा, अम्मी ज़रा बैंगन का भुर्ता। अम्मी, मेज पर जितने हाथ थे सारे रुक गए। जितनी आंखें थी वो टोपी के चेहरे पर जम गई। अम्मी, ये शब्द इस घर में कैसे आया? अम्मी, परंपराओं की दीवार डोलने लगी। यह लफ्ज तुमने कहाँ सीखा? लफ्ज यानी शब्द, सुभद्रा देवी ने सवाल किया। लफ्ज? टोपी ने आंखें नचाई। लफ्ज क्या होता है माँ? अब यहाँ पर जब वो अपनी माँ को अम्मी बोल देता है तो लोगों को बहुत बुरा लगता है, सब लोग भड़कते हैं। लेकिन यही शब्द लफ्ज जब बोला जाता है, क्योंकि ये भी उर्दू का ही है, तब लोग इस पर ध्यान नहीं देते। यहाँ पर लेखक ने जो शुरू में बात बोली थी वही बात दोहराई जा रही है कि इफ़न टोपी के बिना और टोपी इफ़न के बिना, या फिर इनके माध्यम से ये भी बताना चाहता है देश का हर आदमी आत्मिक रूप से और बाहरी रूप से सब एक ही है, लेकिन सबने अपने बीचों बीच इतनी दीवार खड़ी कर दी अपने आप को अलग दिखाने के लिए एक दूसरे से, कि वो बस यही बताना चाहते हैं कि तुम हमसे अलग हो, ऊंचे हो, बड़े हो, छोटे हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो सब एक दूसरे से जुड़े ही हैं, चाहे बातों से, चाहे रिवाजों से, चाहे परंपराओं से, चाहे दिल से, दिमाग से। तो यहाँ पर जब टोपी जो है उसके मुंह से अम्मी निकलता है तो अम्मी शब्द जो है लोगों के लिए है कि ये सिर्फ उर्दू का है, ये जहाँ पर उर्दू बोलते हैं वहाँ पर अम्मी शब्द जो है लोग अपनी माँ के लिए बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अम्मा, माँ जो है माँ ही बोला जाएगा या मम्मी बोला जाएगा, या फिर अन्य शब्द जो और भी तैयार किए गए हों। लेकिन लफ्ज जैसा शब्द बोला जा रहा है तब ये नहीं ध्यान दिया जा रहा कि ये इस पर क्यों नहीं रुकावट लगी। ये अम्मी कहना तुमको किसने सिखाया है? दादी गर्जी। ई हम इफ़न से सीखा है। उसका पूरा नाम क्या है ये हम ना जानते। ते कौनो मियाँ के लड़का से दोस्ती कर ली है पाए करे। यानी कि दादी अब कहती हैं अपनी पूर्वी बोली में, ये पूर्वी बोली है जिसमें उन्होंने ये प्रश्न किया है, तय कौनू मियाँ के लड़का से, लड़का यानी लड़का से दोस्ती कर ली है बाय करे, यानी कि क्या तुमने किसी मियाँ के लड़के से दोस्ती कर ली है क्या? राम दुलारी की आत्मा गनगना गई। बहू, तुमसे कितनी बार कहूँ कि मेरे सामने गंवारों की ये जबान न बोला करो। सुभद्रा देवी राम दुलारी पर बरस पड़ी। सुभद्रा देवी यानी कि दादी और ये टोपी की माँ। लड़ाई का मोर्चा बदल गया। दूसरी लड़ाई के दिन थे, इसलिए जब डॉक्टर भिगु नारायण नीले तेल वाले को यह पता चला कि टोपी ने कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती गांठ ली है तो वह अपना गुस्सा पी गए और तीसरे दिन कपड़े और शक्कर के परमिट ले आए। परंतु उस दिन टोपी की बड़ी दुर्गति हुई, यानी उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ। बुरा व्यवहार, जिस दिन उसने अम्मी शब्द बोल दिया था अपने घर में। सुभद्रा देवी तो उसी वक्त खाने की मेज से उठ गई और राम दुलारी ने टोपी को फिर बहुत मारा। तय फिर जइबे ओकरा घरे, यानी कि क्या तुम फिर जाओगे उसके घर दोबारा? हाँ। टोपी बोलता है हाँ। अरे तोहरा हाँ में लुकारा आगे माटी मिलाऊ, यानी अरे तुम्हारी इस हाँ में तो आग मिट्टी सब मिलाऊं मैं। राम दुलारी मारते मारते थक गई, परंतु टोपी ने ये नहीं कहा कि वह इफ़न के घर नहीं जाएगा। मुन्नी बाबू यानी उसका भाई और भैरव उसकी कुटाई का तमाशा देखने लगे। यानी यहाँ पर टोपी जो है पिटाई खा रहा था, और मुन्नी बाबू और भैरव जो है उसकी तमाशा देख रहे थे, बचाने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे थे। हम एक दिन एक और रहीम कबाबची की दुकान पर कबाबों खाते देख रहा। अब यहाँ पर वो पिट रहा है और उसमें आग में घी डालने का काम कर रहे हैं उसके भाई। वो कहते हैं कि एक दिन एक और रहीम कबाबची के यहाँ उन्होंने कबाब खाते हुए भी इसको देखा है। कबाब का मतलब उनका यहाँ पर कि नॉनवेज खाने से ही होता है। कबाब को वो सिर्फ नॉनवेज ही मानते हैं कि वो नॉनवेज ही है। कबाब तो वेज भी बन सकते हैं, तो इसलिए नॉनवेज माना गया। तो फिर मुन्नी बाबू ने ये बात का टुकड़ा लगाया, कबाब। राम राम राम। राम दुलारी घिन्ना के 2 कदम पीछे हट गई। घिन्ना यानी कि घृणा। टोपी मुन्नी की तरफ देखने लगा, क्योंकि असलियत यह थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते देखा। कहने का अर्थ है कि मुन्नी बाबू ने कबाब खाया था, लेकिन इल्ज़ाम यहाँ पर लगा दिया गया है किस पर? टोपी पर।
और उल्टा उसको फंसा दिया गया है, क्योंकि अभी वो पिट रहा था तो उसका मामला सब इसी पे ही, क्योंकि उसको पता था कहीं मुन्नी बाबू को भी ना पिटाई पड़ जाए अगर टोपी ने ये बात घर में खोल दी, तो इसलिए उसी के नाम लगा के उसको यहाँ पे फंसा दिया गया। और मुन्नी बाबू ने उसे एक इकन्नी रिश्वत की दी थी। टोपी को यह मालूम था कि वह चुगलखोर नहीं था। उसने अब तक मुन्नी बाबू की कोई बात इफ़न के सिवा किसी और को नहीं बताई थी। तू हमें कबाब खाते देखे रहे हो, ना देखा रहा वो दिन? यानी वो पूछता है कि तुमने क्या मुझे उस दिन कबाब खाते हुए देखा था? तो फिर वो बोलता है कि क्या नहीं देखा था उस दिन? मुन्नी बाबू ने कहा, तो तुमने उसी दिन क्यों नहीं बताया? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। ई झूठा है दादी, टोपी ने कहा। अब यहाँ पर क्योंकि मुन्नी बाबू टोपी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो टोपी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है मुन्नी बाबू ऐसी बातें कर देता है कि यहाँ पर यही साबित हो जाता है कि टोपी ही जो है वो गलत बात बोल रहा है और उसने ये कबाब खाए हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये बातें हो रही हैं। उस दिन टोपी बहुत उदास था। वह भी इतना बड़ा नहीं हुआ कि झूठ और सच के किस्से में पड़ता, और सच्ची बात तो यह है कि वह इतना बड़ा कभी हो ही नहीं पाया। उस दिन तो वह इतना पिट गया था कि उसका सारा बदन दुख रहा था, यानी दर्द हो रहा था। वो बहुत पिटाई खाया उस दिन, क्योंकि पहले तो उसने अम्मी बोल दिया और उसके बाद पिटाई खाने पर भी वो ये नहीं कह रहा था कि वो इफ़न के यहाँ जाना बंद कर देगा, हाँ ही बोल रहा था। उसके बाद मुन्नी बाबू ने उसे फंसा दिया कि इसने कबाब खाया है, तो इसलिए उसकी उस दिन बहुत पिटाई हुई और उसका सारा शरीर जो है वो दर्द कर रहा था। वह बस लगातार एक ही बात सोचता रहा कि अगर एक दिन के वास्ते में मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाता तो समझ लेता उनसे, यानी कि अगर आज भगवान एक दिन के लिए उसे मुन्नी बाबू से थोड़ा बड़ा कर देते तो आज वो सारा हिसाब कर देता। परंतु मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाना उसके बस में तो था नहीं। वह मुन्नी बाबू से छोटा पैदा हुआ था और उनसे छोटा ही रहा। दूसरे दिन जब वह स्कूल में इफ़न से मिला तो उसने की सारी बातें बता दी कि कल रात उसके घर में, यानी कल उसके साथ घर में क्या हुआ। दोनों जुग्राफिया का घंटा छोड़कर सरक गए। पंचम की दुकान से इफ़म ने केले खरीदे। अब दोनों जो है स्कूल जो है छोड़कर निकल गए, वहाँ से छोड़कर स्कूल से चले आए और घंटा छोड़कर सरक गए। पंचम की दुकान से इफ़न ने केले खरीदे, क्योंकि वो फल ही खाता था। बात यह है कि टोपी जो है फल के अलावा और किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाता था, इसलिए उसने दुकान से केले खरीदे सिर्फ खाने के लिए। ऐसा ना हो सकता कि हम लोग दादी बदल लें, टोपी बोलता है। अब टोपी को क्योंकि इफ़न की दादी पसंद थी, तो टोपी जो है यहाँ पर अब बोल रहा है इफ़न से, ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग दादी बदल लें। तो टोपी ने कहा, तोहरी दादी हमारे घर आ जाए और हमारी तोहरे घर चली जाए। हमारी दादी तब बोलियो तू ही लोगन को बोलत थी। फिर यहाँ पर जो है आगे बात होती है कि तोहरी दादी हमारे घर आ जाए और हमारी तोहरे घर चली जाए, यानी कि अब टोपी जो है क्योंकि उसको इफ़न की दादी पसंद है, तो इफ़न से वो बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी दादी बदल जाए, तुम्हारी मेरे घर आ जाए और मेरी तुम्हारे घर दादी चली जाए। हमारी दादी तब बोलियो तू ही लोगन को बोला थी। तो अब जो है वो ये बोलता है कि इफ़न की दादी तो है वो उसी की जैसी भाषा बोलती हैं। तो यहाँ पर जो है दिल तो मिल ही रहे हैं, भाषा भी मिल रही है। तो टोपी का मतलब है कि क्यों ना वो अपनी दादी बदल ले। ये नहीं हो सकता, इफ़न ने कहा। अब्बू ये बात नहीं मानेंगे और मुझे कहानी कौन सुनाएगा? तुम्हारी दादी के 12 बुर्ज की कहानी आती है तुम्हारी दादी को? तो अब टोपी की बात सुनकर इफ़न बोलता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता, अब्बू ये बात मानेंगे नहीं, और दूसरी बात मुझे कहानी कौन सुनाएगा अगर मेरी दादी तुम्हारे पास, क्या तुम्हारी दादी को बुर्ज की कहानी आती है? तू हमें एक ठो दादियों ना दे सकते हो? अब टोपी यहाँ पर बोलता है इफ़न से कि क्या तुम मुझे एक दादी भी नहीं दे सकते? टोपी ने खुद अपने दिल के टूटने की आवाज़ सुनी। जो मेरी दादी है वो मेरे अब्बू की अम्मा भी तो है। अब यहाँ पर इफ़न जो है वो ये बोलता है कि जो मेरी दादी है वो मेरे अब्बू की मम्मी भी तो है, अम्मा भी तो है। इफ़न ने कहा। ये बात टोपी की समझ में आ गई। तुम्हारी दादी मेरी दादी की तरह बूढ़ी होंगी? हाँ, तो फिक्र ना करो, इफ़न ने कहा। मेरी दादी कहती है कि बूढ़े लोग मर जाते हैं, हमारी दादी ना मरी है। अब यहाँ पर टोपी कहता है मेरी दादी नहीं मरेंगी। मरेंगी कैसे नहीं? क्या मेरी दादी झूठी है? इफ़न कहता है कि मेरी दादी बोलती हैं कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो जल्दी मर जाते हैं। और वो ये बात कह के टोपी को दिलासा देता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी दादी तुम्हें अच्छी नहीं लगती और वो बूढ़ी हैं, वो जल्दी मर जाएंगी, तो सारी टेंशन ही ख़त्म है। तो फिर अब यहाँ पर जो है टोपी गुस्से में या फिर दिल दुखी होने की वजह से वो कहती मेरी दादी नहीं मरने वाली हैं। तो इफ़न कहता है कैसे नहीं मरेंगी, क्या मेरी दादी झूठ बोलती हैं? ठीक उसी वक्त नौकर आता है और पता चलता है कि इफ़न की दादी मर गई। इफ़न चला गया।
टोपी अकेला रह गया। वह मुंह लटकाए हुए जिम्नेजियम में चला गया। बूढ़ा चपरासी एक तरफ बैठा बीड़ी पी रहा था। वह कोने में बैठकर रोने लगा। यहाँ पर जब पता लगता है कि इफ़न की दादी आज ख़त्म हो गई, मर गई, मृत्यु हो गई उनकी, तो टोपी इफ़न तो अपने घर चला जाता है, लेकिन टोपी जो है कोने में बैठकर रोने लगता है, क्योंकि अभी तक उसने वही तो पाया था कि इफ़न की दादी जो उसको इतना प्यार करती थी। शाम को वो इफ़न के घर गया तो वहाँ पे उसने सन्नाटा देखा। घर भरा हुआ था। रोज़ जितने लोग हुआ करते थे उससे कहीं ज़्यादा लोग थे, परंतु एक दादी के ना होने से टोपी के लिए वो घर खाली हो चुका था, जबकि उसे दादी का नाम तक नहीं मालूम था। उसने दादी के 1000 कहने के बाद भी उनके हाथ की कोई चीज़ नहीं खाई थी। प्रेम इन बातों का पाबंद नहीं होता, यानी कि उसकी दादी ने बहुत फोर्स किया था कि उसके हाथ का बना कुछ तो खा ले, आज उसे वो सारी चीज़ याद आती है, लेकिन उसने नहीं खाया था। तो ये बताया जा रहा है कि ज़रूरी नहीं कि कुछ खा पी ले तो प्रेम जो है इन्हीं सब चीज़ों से बंधा है। उसको प्रेम मिलता था दादी से तो दादी के पास बैठकर भी खुश हो जाया करता था। टोपी और दादी में एक ऐसा ही संबंध हो चुका था। इफ़न के दादा जीवित होते तो वह भी इस संबंध को बिल्कुल उसी तरह ना समझ पाते जैसे टोपी के घर वाले ना समझ पाए थे। जिस तरीके से टोपी के घर वाले टोपी और इफ़न की दादी के बीच में जो दोस्ती थी, जो प्रेम से बंधी एक डोर थी, वो नहीं समझ पा रहे थे, वैसे ही अगर उसके दादा भी अगर आज जीवित होते तो शायद वो भी नहीं समझ पाते। दोनों अलग अलग अधूरे थे। एक ने दूसरे को पूरा कर दिया था, यानी दोनों एक दूसरे के ही सहारे अपना जीवन चला रहे थे। दोनों प्यासे थे, एक ने दूसरे की प्यास बुझा दी थी। दोनों अपने घरों में अजनबी और भरे घर में अकेले थे। दोनों ही जो है अपने अपने घरों में अजनबी से थे और इतने भरे पूरे घर में भी अकेले से महसूस, क्योंकि उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, उनको ऐसा महसूस होता उनके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है वो कोई नहीं समझता था। दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन मिटा दिया था। एक 72 बरस की थी और दूसरा 8 साल का। दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन मिटा दिया था, लेकिन आज दादी की मृत्यु हो गई और फिर से टोपी जो है वो अकेला रह गया। एक 72 साल की थी और दूसरा जो है 8 साल का था। दोनों की ऐसी दोस्ती थी जो दोनों को एक दूसरे को पूरा करती थी, दोनों के जीवन को खुशहाल बना के रखती थी। तो दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती तो ठीक भया होता। टोपी जो है इफ़न से कहता अगर तुम्हारी दादी की जगह मेरी दादी मर गई होती ना तो बहुत अच्छा होता। टोपी ने इफ़न को पुरसा दिया, पुरसा यानी सांत्वना दिया। इफ़न ने कोई जवाब नहीं दिया, उसे इस बात का जवाब आता भी नहीं था। दोनों दोस्त चुपचाप रोने लगे। छोटे थे, बच्चे थे और दोनों को इन बातों का जवाब देना नहीं आता था। फिर भी जितना उनको प्रेम की पहचान थी, जो कि टोपी को भी अपनी उसकी इफ़न की दादी से मिलता था, और इफ़न तो अपनी दादी को प्यार करता ही था क्योंकि इफ़न की दादी ही ऐसी थी जो इफ़न को इतना प्रेम करती थी। तो दोनों ही जो है आज अपनी दादी को खोने पर रो रहे थे। टोपी तो 8 साल का था और उसकी दादी 72 साल की, फिर भी उनमें इतनी अच्छी दोस्ती थी, और इफ़न की तो वो अपनी ही दादी थी। टोपी का प्रेम इतना प्रगाढ़ था अपनी इफ़न की दादी से कि वो बोलता है कि तुम्हारी दादी जगह अगर मेरी दादी मर गई होती ना तो बहुत अच्छी बात होती। और टोपी ने इस तरीके से इफ़न को सांत्वना और समझाने की कोशिश